मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक, इसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। और हमारा पहला प्रश्न है 111, 185 व 481 का महत्तम क्या होगा। महत्तम का मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, किसे कहते हैं, ये सब हमने पहले के वीडियो में अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, महत्तम निकालने की कौन सी विधियां होती है ये भी हमने जान लिया था। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर महत्तम निकालने के हमारे पास भाग विधि भी होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि भी होती है और समापवर्तक के आधार पर भी हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को भाग विधि से हल करते हैं। ठीक है, भाग विधि। तो भाग विधि कैसे की जाती है महत्तम में, तो सबसे जो छोटी संख्या होती है उसका भाग बड़ी संख्या में लगा देते हैं। ठीक है, फिर उस दोनों का जो भाजक आता है यानी लास्ट का जो भाजक आता है उसका भाग हम बड़ी यानी लास्ट की जो संख्या बचती है उसमें हम दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास 3 संख्या है ना, तो 3 का भाग तो एक साथ नहीं कर सकते, तो पहले छोटी का भाग बड़ी में देंगे। सब छोटी हमारी 111 है, उससे बड़ी 185 है, तो 111 का भाग 185 में लगाएंगे। कब तक लगाएंगे, जब तक कि शेषफल में 0 नहीं आ जाए। अब जो लास्ट में जब हमारा लास्ट जो भाजक होगा जिसको भाग देने पर हमारा शेषफल आया था 0, तो उस भाजक का भाग हम किसमें लगा देंगे, हमारी आखिरी संख्या जो 481 उसमें लगा देंगे। और ये भी कब तक लगाएंगे, जब तक कि लास्ट में हमारे शेषफल 0 नहीं आ जाए। और 0 आने पर जो लास्ट का भाजक होगा वही हमारा महत्तम हो जाएगा। तो हम हल करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 111 है और 111 का भाग हम 185 में लगा देंगे। ठीक है, तो 111 का भाग 185 में लगाएंगे तो पहले 1 में लगाएंगे, 1 में तो नहीं जाएगा। 8 लेंगे तो 18 को, 18 में भी नहीं जाएगा। 5 लेंगे 185 के 185 में चला जाएगा। तो 111 कम तो 111 होंगे। 111 दूनी कितने होंगे, 2 2 2 जाएंगे यहाँ पे, यानी 222 222 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो एक बार ही जाएगा। एक बार में आगे हमारे 111 घटाएंगे तो 5 में से 1 गया तो 4, 8 में से 1 गया तो 7, 1 में से 1 गया तो हमारे 0। ठीक है, 74 हमारे शेषफल आ गए। अब ये 74 तो क्या बन जाएंगे, हमारे भाजक बन जाएंगे। और जो हमारा भाजक था 111 वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब 74 का भाग किसमें लगाएंगे, हम 111 में लगाएंगे। तो 74 एकम 74 और 74 दूनी कितने हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। 74 दूनी कितने हो जाएंगे, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, यानी 149 हो जाएंगे। 149 तो बड़े हो गए, यानी 2 बार तो नहीं जाएगा, एक बार ही जाएगा। तो एक बार में आ गए हमारे 74। तो उसको इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई उतार लिया। ठीक है, इधर से नहीं उतारना। ठीक है, अब 1 में से 4 घटाएंगे तो नहीं जाते, तो 1 इस पास उधार लेंगे तो कितने हो गए यहाँ पे 11, और 11 में से 4 गए तो कितने बच गए 7। अब यहाँ एक उधार लिए तो यहाँ तो रह गए 0। अब 0 में 7 जाते, एक उधार लिए तो यहाँ हो गए 10, 10 में 7 गए तो 3, और यहाँ 1 ले लिया तो यहाँ रह गए 0। ठीक है, 37 शेषफल आ गए। अब 37 तो क्या बन जाएगा, हमारा वापस भाजक बन जाएगा, यानी शेषफल तो क्या बन जाता है, भाजक, और जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है। तो 74 हमारा भाज्य बन जाएगा। ठीक है, 37 का भाग 74 में लगाएं तो 37 एकम 37, 37 दूनी 74, 2 बार में हमारा पूरा पूरा चला गया। घटाएंगे, 4 में 4 गए 0, 7 में 7 गए 0। ठीक है, यानी हमारे शेषफल 0 आ गए। तो लास्ट भाजक क्या था, हमारा 37 था। अब इस लास्ट भाजक का भाग हम हमारे जो बची हुई संख्या है अगली उसमें लगा देंगे। तो हमारी अगली संख्या है यहाँ पर 481। तो 74 का भाग किसमें लगा देंगे, 481 में लगा देंगे। ठीक है, सॉरी 74 नहीं 37, 37 था लास्ट भाजक। उस 37 का भाग हम किसमें लगा देंगे, हमारी अगली संख्या है 481 उसमें लगा देंगे। ठीक है, अब 37 का भाग देंगे, 4 में तो नहीं जाएगा, 8 लेंगे तो 48 को 50 में चला जाएगा। 37 एकम 37, 37 दूनी 74 बढ़े जाएंगे तो एक बार ही गया 37 एकम 37। घटाएंगे तो 8 में 7 गए तो 1, 4 में से 3 गए तो 1। ठीक है, 11 शेषफल बच गए। आगे की संख्या उतारेंगे 1 तो कितने हो गए 111। 111 में 37 का भाग लगाएंगे तो 37 एकम 37, 37 दूनी 74 और 37 तिया 111, यानी 3 बार में पूरा पूरा हमारा चला गया। ठीक है, पारा नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर भी हम लिख सकते हैं। तो 37 तिया 111 पूरी पूरी बार हमारा चला गया 3 बार में। ठीक है, तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, शेषफल 0 आ गया। तो कब आया था, जब हमने 37 का भाग लगाया था, यानी लास्ट भाजक क्या था हमारा 37 था। लास्ट भाजक क्या था हमारा 37 था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 37, यानी इसका जो महत्तम या महत्तम समापवर्तक होगा वो क्या होगा 37 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 111, 185
वह 481 का मसप बराबर 37, यानी हमारा आंसर आ गया 37। अब हमारे ऑप्शन दे रखे 4, देखते हैं। तो ए ऑप्शन है 3, तो 3 तो नहीं आया था, गलत हो गया। बी ऑप्शन है 5, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है 37, जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन है 39, वो भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी नंबर, यानी मसक कितना है इनका 37 आया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 78, 104, 130 का लघुत्तम स्वाप्रत्यय क्या होगा, यानी लसप हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, लसप किसे कहते हैं, लसप कैसे निकाला जाता है, कौन कौन सी विधियां होती है, ये हमने पहले ही जान लिया था। ठीक है, तो हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लसा निकालने के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि भी होती है, भाग विधि भी होती है, और समाप्रत्यय विधि से, समाप्रत्यय के आधार पर भी हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको भाग विधि से हल करते हैं। ठीक है, लघुत्तम समाप्रत्यय को हम यहाँ पर भाग विधि से हल कर रहे हैं। तो हमारे पास संख्या है 78, 104, 130। ठीक है, 3 संख्या है। अब करेंगे तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है, उसका भाग देंगे। तो पहले देखते हैं कि इन संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है तो देंगे, नहीं जा रहा है तो अगली वाली अभाज्य संख्या का देंगे। तो देखते हैं 130 में इकाई का अंक 0 है, इसमें इकाई का अंक 4 है 104 में, और 78 में इकाई का अंक 8 है। तो 2 का भाग कब जाता है, भाज्यता के नियम में हमने जाना था कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित तीनों संख्याओं में जा रहा है, इसका मतलब 2 का हम इसमें देंगे। ठीक है, तो 2 का भाग पहले 78 में देंगे, तो पहले 7 में देंगे, तो 2 3 6, शेषफल बच गए 1, कितने हो गए, आगे उतारे 8, तो कितने हो गए 18, 18 में कितनी बार गया 9 बार, 2 नाम 18। ठीक है, 104 में देंगे तो 2 का भाग 1 में नहीं जा रहा, आगे 0 उतारे 5 में, एक आगे 0 उतारे तो कितने हो गए 10, 10 में कितनी बार गया 5 बार, 2 पंजे 10। ठीक है, शेषफल बच गए 0, आगे उतारे 4, 4 में कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4। यानी भाग वैसे ही करते हैं जैसे हम छोटी संख्याओं का करते हैं। जैसे 2 का भाग हम 78 में लगा रहे हैं ना, तो देखिए 2 3 6, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 8, 18 हो गए, 2 नाम 18। ठीक है, पूरी बार चले गया 39 बार, 39 लिखा है यहाँ पे भागफल में। तो वैसे ही करते हैं जैसे हम, बस इनका करने का तरीका थोड़ा बदल गया है। ठीक है, चलिए 104 में दिया 52 बार गया, 2 का भाग अब 130 में देंगे तो 1 में तो नहीं जाएगा, 3 लेंगे 13 हो गए, 13 में कितनी बार जाएगा 2 चिकी 12, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 0, तो कितने हो गए 10, 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या अभी भी में 2 का भाग जा रहा है क्या, तो 65 में तो इकाई का अंक 5 है, तो इसमें तो नहीं जाएगा। 52 में इकाई का अंक 2 है, तो इसमें तो जाएगा, और 39 में इकाई का अंक 9 है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। जिसमें नहीं जाता है उसमें हम नहीं देंगे, उसको ऐसे के वैसे ही उतार देंगे भागफल में, और जिसमें भाग जा रहा है उसमें तो देंगे। ठीक है, तो 2 का भाग 39 में नहीं गया, 39 को हम ऐसे ही उतार देंगे। 2 का भाग 52 में जा रहा है इसलिए देंगे, 2 दूनी 4, शेषफल बच गए 1, आगे उतारे 2, तो कितने हो गए 12, 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 चिकी 12। ठीक है, 65 में नहीं जाता तो 65 को हम ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि अभी भी जा रहा है क्या, तो 39 से 65 में तो पहले नहीं गया था, इसलिए अब तो नहीं जाएगा। 26 में देख लेते, 26 में जाता है नहीं जाता, तो 26 में इकाई का अंक 6 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। इसमें जा रहा है जब तक तो देते जाएंगे। 39 में नहीं जा रहा, 39 को ऐसे ही लिख देंगे। 26 में जाएगा 2 एकम 2, शेषफल बच गए 0, आगे उतारे 6, 6 में कितनी बार गया 3 बार, 2 3 6। 65 में नहीं जा रहा, 65 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या, तो 39 और 65 में तो पहले नहीं गया, तो इनको तो देखना है नहीं, 13 को देख लेते। तो 13 तो हमारी एक अभाज्य संख्या है, और आपको पता है कि अभाज्य संख्या में तो स्वयं का ही भाग जाता है, इसका मतलब 2 का तो नहीं जा रहा है। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है हमारी 3। ठीक है, देखते हैं 3 का जाता है क्या। तो 3 का जांच करने के लिए 3 का भाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला गया तो वो संख्या हमारी 3 से पूरी बार विभाजित हो जाती है। ठीक है, अंकों का योग कर लेते हैं, तो 3 और 9 कितने होते हैं 12, और 12 में 3 का भाग जाता है, 3 चौक 12, इसका मतलब 39 में तो जाएगा। 13 तो हमारी अभाज्य संख्या आ गई। 65 में देख लेते हैं, 6 और 5 11 होते हैं, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 65 में भी नहीं जाएगा, यानी 39 में जा रहे हैं, तो 39 में हम लगा देंगे। तो 3 एकम 3, शेषफल बच गए 0, आगे उतारे 9, तो 9 में कितनी बार गया 3 बार, 3 3 9। ठीक है, 13 में नहीं जा रहा, 13 ऐसे लिख देंगे। 65 में नहीं गया तो 65 भी हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, चलिए क्या अभी भी 3 का जा रहा है क्या, तो 65 में तो पहले नहीं गया था, और यहाँ पर 13 है, 13 अभाज्य संख्या है, यहाँ पर भी 13 आ गए, अभी अभाज्य संख्या है। 13 में तो 13 का ही भाग जाएगा, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में तो स्वयं का ही भाग जाता है।
चलिए 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है हमारी 5। देखते हैं 5 का भाग जाता है क्या। तो 5 का भाजकता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या का इकाइकांक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होती है। तो यहाँ 65 में इकाइकांक 5, इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है, तो हम 5 का भाग लगाएंगे। 13 में नहीं जाता, 13 को तो हम ऐसे उतार देंगे, इसमें भी 13 को भी ऐसे उतार देंगे और 5 का भाग पैसे में लगाएंगे तो पहले 6 में लगाएंगे, 5 का 5, शेष बच गया 1, आगे उतारे 5 तो कितने हो गए 15। तो 5 का भाग कितनी बार गया 15 में 3 बार, 5 3 15। ठीक है, 13 13 आ गए, 13 एक अभाज्य संख्या है हमारी, तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा तीनों में, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13। और ये भाग की प्रक्रिया हम कब तक करते हैं, जब तक ये हमारे भागफल में एक एक नहीं आ जाता। अब एक एक आ गया यानी हमारी भाग विधि कंप्लीट हो गई है। अब निकालते हैं कि इसका लसक क्या आएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 78 104 130 का लसप। लसप का मतलब लघुत्तम सामर्थ्य। तो क्या होगा, तो इसके बाजी गुणन की क्या है हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 13। ठीक है, अब इनको हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, देख भी लेंगे 2 कितनी बार आए 3 बार, तो 1 2 3, 3 एक बार आए, 5 एक बार आए, 13 भी एक बार आए, ताकि गलत ना हो। ठीक है, गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 और 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 को 3 से गुणा किया तो 8 तिया 24। ठीक है, और 24 को 5 से गुणा किया तो 24 पंजे 120। ठीक है, और 120 को जब 13 से गुणा करेंगे तो 13 को पहले 0 से गुणा करो, 13 को 0 से गुणा किया तो 0, 13 को 2 से गुणा 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल के लग गए 2 और 13 को 1 से गुणा किया तो 13 एकम 13 और 13 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 15, यानी 1560। क्या आ गया हमारा आंसर 1560, यानी 78 104 130 का लघुत्तम सामर्थ्य क्या है हमारे 1560। अब ऑप्शन पे चलते हैं, तो पहला आंसर है हमारा 1560 जो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारा 1460 लगभग मिल रहा है, लेकिन यहाँ गुणा करने में अगर आप हासिल लगाने में गलती कर दोगे तो बी भी आंसर आपका मिल सकता है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। ठीक है, तो बी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है 1160, तो ये भी गलत हो जाएगा, और डी ऑप्शन है 1580, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1560। तीसरा प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा 2 गुणा में 2 गुणा में 3 ब्रैकेट बंद, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 ब्रैकेट बंद, कोमा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 ब्रैकेट बंद का लसक क्या होगा, यानी लसक में निकालना है लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा। ठीक है, आंसर भी हमारे इस तरह के अभाज्य गुणनखंड में ही दे रखे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्या न देकर उसके अभाज्य गुणनखंड हमें दे दिए। ठीक है, उनके आधार पर हमें इनका लसक निकालना है कि ये जो 3 संख्याएं थी, क्योंकि यहाँ पर 3 अभाज्य गुणनखंड दे रखे अलग अलग, यानी यहाँ पर 3 संख्याएं थी, 3 के अभाज्य गुणनखंड उन्होंने पहले ही कर दिए, हमारे सामने दे दिए करके, और हमें इनको आधार मानकर यानी इनके द्वारा हमें उनका लसक निकालना होगा कि इन तीनों संख्याओं का लसक क्या आएगा, और वो भी कैसे बताना है, संख्या में नहीं, वो भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको बताना है। ठीक है, तो लसक कैसे किया जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो आपको विधि पता होगी तभी आप कर पाओगे, अगर आपको विधि पता नहीं होगी तो कैसे करोगे। इसलिए मैंने आपको तीनों ही विधियां इसकी बताई थी, अभाज्य गुणनखंड विधि भी बताई थी, भाग विधि भी बताई थी, और समाप्रत्यय के आधार पर कैसे करते हैं ये भी बताई थी। अगर आपको एक ही विधि आती है और अगर अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं आती है तो फिर आप इस सवाल को हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको विधियां सारी आनी चाहिए, तो तभी जाकर आप सवाल को हल कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल करते हैं इसको। तो पहले तो हम इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे कि क्या क्या इनके अभाज्य गुणनखंड आए। ठीक है, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, दूसरी क्या है 2 गुणा में 3 गुणा में 3, और तीसरी के गुणनखंड हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। ठीक है, 3 संख्या थी, हमें पता नहीं वो संख्या क्या है, हमें डायरेक्ट निकालना है। आप संख्या बनाकर करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाएगा, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, डायरेक्ट आप इन अभाज्य गुणनखंड से डायरेक्ट इसका लसक निकालना बहुत ही आसान कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आती है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड विधि हमने जब सीखी थी तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते थे अलग अलग, और निकालने के बाद क्या करते थे जोड़े बनाते थे। जैसे 3 संख्या है तो 3-3 के ग्रुप बन जाएंगे, 2-2 के भी ग्रुप बन जाएंगे, एक का तो ग्रुप बनेगा ही नहीं, तो इस तरीके से ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बनाने के बाद उन ग्रुप में से एक एक अंक हम ले लेते थे, और जो बचे हुए अंक है उनको भी हम लिख देते थे। यही हमारा क्या होता था लसक होता था। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम जोड़े बनाएंगे या ग्रुप बनाएंगे इनके, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तीनों संख्याओं में। तो 1 3 2 का तो हमारा एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब 2 इसमें है और इसमें है, ठीक है, तो 2 का भी हमारा एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। यानी संख्या 3 है तो इसका मतलब नहीं है 3 3 का बनाए, वो हम मसब में करते हैं, ठीक है, यानी मसब में करते हैं, लसब में नहीं करते। लसब में 2 2 के भी जोड़े बन सकते हैं, 3 3 के बन जाएंगे, 4 4 के भी बन जाएंगे अगर 4 संख्या है तो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ही है, तो यहाँ पर 2 2 तीनों में थे, इसलिए 2 का एक जोड़ा हमारे यहाँ पर बन गया, ठीक है। 2 इसमें भी थे, इसमें नहीं थे, लेकिन इसमें तो थे, तो 2 2 का एक और जोड़ा हमारे बन गया, ठीक है। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 का जोड़ा एक और बन जाएगा। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। यानी हमने 2 के भी जोड़े बना लिए, 2 के भी ग्रुप बना लिए और 3 के भी ग्रुप बना लिए, ठीक है। और एक बच गया हमारे 2, जो किसी के साथ नहीं, क्योंकि 2 अब किसी में भी नहीं बचे, तो ये अकेला रह गया। तो जो ग्रुप बने हैं उनको तो हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 गुणा में 2, ठीक है। 2 इसमें से ले ले, इस ग्रुप में से 2 का एक और बना था जोड़ा, तो इसमें से 2 ले लिया। अब 3 का एक और बनाया यहाँ पे, तो इसमें से 3 ले लेंगे, और 3 का यहाँ पर एक और बनाया, तो 3 इसमें से ले लेंगे, ठीक है। अब ये तो ग्रुप में से ले लिया एक एक अंक। अब जो बचे हुए जितने भी बचे हुए हैं ना, जिनका ग्रुप नहीं बनाया, जिनका जोड़ा नहीं बना, उनको भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 का नहीं बना, तो 2 को भी हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये आ गया हमारा इनका लसब, यानी हमारी जो 3 संख्या थी, हमें पता नहीं कौन सी थी, केवल हमें भाज्य गुणनखंड दे रखे थे, तो उनका लसब आ गया 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 2, ठीक है। 2 या पीछे है तो इसको आगे लिखकर हम सीधा इसके साथ आगे लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है। इस तरीके से आंसर तो एक ही, गुणा में संख्या का क्रम बदल जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या तुम्हारी वही है कि 3 बार तुम्हारे 2 आए और 2 बार हमारे 3 आए, ठीक है। मैंने 2 को आगे लिख दिया, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे आंसर देखते हैं, हम ऑप्शन देखते हैं। तो ए ऑप्शन है हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, यानी 2 2 बार आया, 3 2 बार आया। इसका मतलब इसने जोड़े में से लिए हैं और जो 2 बचा है उसको तो लिया ही नहीं। इसका मतलब ए ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि अगर हमें विधि आती है इस तरीके से करने की तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन है हमारे 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है। तो इसने 2 का जोड़ा बनाया, 3 3 का बनाया, इस 2 का तो बनाया नहीं, इसलिए बी भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है, जो हमारा आंसर में बिल्कुल सही मिल रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन है 2 गुणा में 2 गुणा में 3, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर सही क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है, अगर मान लो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड दे रखे थे, तो इनसे हम क्या बना लेंगे, संख्या बना लेंगे, यानी 2 गुणा में 2 गुणा में 3 को गुणा करके यहाँ संख्या आ जाएगी। इसके बाद जो गुणनखंड करते हैं यहाँ पर संख्या आ जाएगी, और इसके बाद जो गुणनखंड करते हैं यहाँ पर संख्या आ जाएगी, तीनों संख्या में प्राप्त हो जाएगी। और तीनों संख्याओं का फिर आप भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे, अब यानी उसके बाद जो गुणनखंड आ जाएगी, भाग विधि से हल करोगे तो फिर वो अभाज्य गुणनखंड ही उनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आपको डायरेक्ट भी मैंने बता दिया भाई, इसके आधार पर भी कर लोगे, और आपको नहीं आता है भाई जोड़े बनेंगे कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, तो आप क्या कर सकते हो, संख्या बनाकर और बाद में उन संख्याओं का लसाअ यानी लघुत्तम सामर्थ्य निकालो, और जो उसके बाद जो गुणनखंड आएंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है ब्रैकेट 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13 ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 ब्रैकेट बंद का मसब क्या होगा। यानी यहाँ पर 2 संख्याएं थी और दोनों के हमारे क्या दे रखे, यहाँ पर उनके गुणनखंड दे रखे, अभाज्य गुणनखंड दे रखे, ठीक है, और उनका हमें क्या निकालना है, मसब निकालना है, वो भी किस रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही हमें बताना है। यानी हमें संख्या नहीं दे रखी है, जैसे अभी पिछले प्रश्न में नहीं दे रखी थी, वहां हमें लसाअ यानी लघुत्तम सामर्थ्य निकालना था, और यहाँ पर हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, हमें पता है संख्याओं का जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, ये हमने सीख लिया था, ठीक है। तो उस आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो पहली संख्या के हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, और दूसरी संख्या के 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, ये ठीक है, हो गए, लिख दिए। अब इसके बाद क्या करते थे, जैसे यहाँ पर 2 संख्या है तो यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनेंगे। मसब का नियम अलग होता है, लसाअ का नियम अलग होता है, ठीक है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, ठीक है।
तो अगर 3 संख्या होती है तो 3-3 के ग्रुप या 3-3 के जोड़े हमारे यहाँ पर बनते, और जोड़े ही बनते, उनमें से हम एक एक संख्या जो जिसका जोड़ा बना है वो संख्या हम ले लेते, और जो बची उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उन संख्याओं से हम उनको कुछ भी नहीं लिखे या उनको नहीं उतारेंगे, ठीक है। जबकि लस में क्या होता था, उनको भी उतारना पड़ता था, यानी उनको भी लिखना पड़ता था, यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। तो पहले हम जोड़े बनाएंगे, तो दो इसमें भी है और इस संख्या में भी है, इसका मतलब 2 का एक जोड़ा बन गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो इसका भी एक ग्रुप बन गया। 3 इसमें भी है, इसमें भी एक ग्रुप बन गया। अब 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं बनेगा, 3 इसमें ऊपर नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा, 5 इसमें लेकिन ऊपर वाली में नहीं, यानी केवल हमारे 3 जोड़े बने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीनों जोड़े बन गए। अभी जोड़ा 2 का बना था, इसमें से 2 ले लेंगे, फिर ये 2 का बना था, इसमें से भी 2 ले लेंगे, ये 3 का जोड़ा बना था, इसमें से भी 3 ले लेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा, ठीक है। जबकि लस में क्या होता था, जोड़े बनते थे, उनको तो लिखते ही लिखते थे, उनमें से एक एक अंक, एक एक संख्या, ठीक है। और बची जैसे 13 बच गई, 3 बच गई, 5 बन गए, जोड़े नहीं बने, उनको भी हम लिख देते थे, ठीक है। तो लस का अलग नियम हो गया। मस में केवल जोड़े बनते हैं, जोड़े नहीं बनते, जो संख्या बच जाती है उनको हम छोड़ देंगे, उनको हम नहीं लिखेंगे। जो जोड़े बनते हैं उन्हीं संख्याओं में से, जोड़े की जो संख्या होती है उनमें से एक एक अंक हम ले लेंगे। जैसे 2 का जोड़ा बना था, इसमें से 2 ले लिए, फिर ये 2 का जोड़ा बना था, इसमें से 2 ले लिए, और यहाँ पर 3 का जोड़ा बना था, यहाँ भी हम 3 ले लेंगे, इस तरीके से ले लेंगे तो हमारा मसा आ जाएगा। यानी 2 संख्या थी, हम पता नहीं कौन सी संख्या थी, केवल उनके हमारे अभाज्य गुणनखंड दे रखे थे, तो हमने उसके आधार पर इसका मसा निकाला, तो हमारा आया आंसर 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ठीक है। अब हमारे आंसर की तरफ हम चलते हैं, तो ए ऑप्शन है हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 3, जो हमारा आंसर मिल रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13 गुणा में 5, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन है 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, तो ये भी हमारे गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 13, तो ये भी हमारे गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3 बटा में 5 कोमा 5 बटा में 7 कोमा 1 बटा 8 का मसब है, यानी निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये भिन्न है, ठीक है। भिन्न हमने पहले पढ़ ली थी, लेकिन पहले मैंने मसब उसका सवाल नहीं बताया था, क्यों, क्योंकि हमने मसब वाली प्रश्नावली नहीं पढ़ी थी, इसलिए भिन्नों का जो मसब है हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो भिन्नों का मसब कैसे निकालते हैं, तो भिन्नों के मसब निकालने का सूत्र होता है, वो सूत्र मैं आपको बता रही हूं कैसे निकाले जाते हैं। तो भिन्नों का मसब यानी महत्तम समापवर्तक निकालने का सूत्र होता है। तो भिन्नों के जब हम मसब निकालते हैं तो अंशों का मसब बटा में हरों का लसप, यानी भिन्नों का हमें मसब निकालना होता है, तो उसका सूत्र होता है कि अंशों का तो हमें क्या निकालना होगा, मस, और हरों का क्या निकालना होगा, लसब। अंशर किसे कहते हैं ये हमने भिन्न में अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। तो सबसे पहले अब अंशों का मस निकालना है और हरों का मस निकालना है, तो पहले हम अंशों का मसब निकाल लेते। तो हमारे अंश है यहाँ पर 3, 5 और 1, क्योंकि हमारे तीनों भिन्नों में अंश कौन कौन से हैं, इसमें तो 3 है, इसमें 5, इसमें 1 है, 3, 5, 1 हमारे अंश से इनका मसब निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां लिख देंगे 3, 5, 1 का मसब, ठीक है। मसब निकालने की विधि आपको मैंने बताई दी, तो कौन कौन सी विधि होती है, उस यानी भाग विधि भी होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि भी होती है, और हमारी समापवर्तक विधि से भी, यानी समापवर्तक के आधार पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और भाग विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो यहाँ पर 3, 5 और 1 है, ठीक है। तो 3 अभाज्य संख्या है तो 3 में 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 5 अभाज्य संख्या है तो 5 में 5 का जाएगा, 5 एकम 5, और 1 में तो भाग लगा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, नई भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 1 लिख ही नहीं सकते, यानी यहाँ पर लिख देंगे तो हम क्या लिखेंगे कि 3, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 3 के अभाज्य गुणनखंड आए 3, और 5 के अभाज्य गुणनखंड आए 5, और 1 के अभाज्य गुणनखंड तो हमारे कुछ भी नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर अब जोड़े बनाएंगे तो जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो जब जोड़े नहीं बनते हैं तो उनका मसब है, जब संख्याओं के जोड़े नहीं बनते हैं
तो उनका मसब क्या होता है, एक ही माना जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इनका 3, 5 और 1 का मसब क्या है, हमारे एक ही आया है। जब जोड़े नहीं बनते हैं उनके, तो जब संख्याओं के जोड़े नहीं बनते हैं तो उनका मसब क्या माना जाता है, एक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इनका मसब क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। आप चाहो तो भाग विधि से भी कर सकते हो, भाग विधि से करोगे तो भी हमारे एक ही आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 अंशों का मसब तो आ गया हमारे एक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अंशों का मसब तो आ गया एक बटा में। अब हमें हरों का क्या निकालना है, लसब, तो हम हरों का लसब भी निकाल लेते हैं, हरों का लसब। ठीक है, तो हर कौन कौन से हमारे पास, 5, 7 और 8, इनका हम लसन निकालेंगे। और लसन निकालने की हमारे पास विधि होती है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि भी होती है और भाग विधि भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाग विधि से इसका लसन निकालेंगे, भाग विधि से। ठीक है, तो लसन निकालेंगे तो 5, 7 और 8। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग लगाएंगे, जा रहा है तो देंगे। तो 5 और 7 तो हमारी अभाज्य संख्या है, तो 5 में तो 5 का जाएगा, 7 में 7 का, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में तो स्वयं का ही भाग जाता है। और 8 में 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग लगाएंगे, तो 5 और 7, इसको तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे। और 8 में जा रहा है 4 बार, 2 चौके 8, फिर 4 में 2 का जा रहा है तो देंगे, 5 में जा रहा है 5 को ऐसे लिख दिए, 7 में जा रहा है 7 को ऐसे ही लिख देंगे। और 2 का भाग 4 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 2 दूनी 4। अभी भी 2 में जा रहा है 2 का भाग, इसलिए देंगे, तो 5 में नहीं जा रहा 5 को ऐसे लिख देंगे, 7 में नहीं जा रहा 7 को भी लिख देंगे, 2 में जा रहा है 2 एकम 2। ठीक है, अब 2 का नहीं जा रहा, 5 में 5 का जाएगा, 7 में 7 का, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 का जाता नहीं है, 5 है तो 5 का देंगे, 5 एकम 5, 7 को ऐसे लिख देंगे, 1 आ गया। ठीक है, 7 में 7 का जाएगा तो 7 एकम 7। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हमारे आ गए, इसके 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7 ये आ गए। अब इसका हम लसन निकालेंगे, तो हम लिखेंगे 5, 7, 8 का लसन। तो क्या आ गए हमारे लसन इसके, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7, यानी इसके बाद जो गुणनखंडों को हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, 8 को 5 से गुणा किया तो 8 पंजे 40, और 40 को 7 से गुणा किया तो कितने हो जाएंगे, 280। कितने हो जाएंगे, 280। ठीक है, तो लसा आ गया हमारे 280। तो हरों का लसा क्या आ गया हमारे, 280। हरों का मसब तो अंशों का मसब तो क्या था हमारे एक, क्योंकि देखो 3, 5 और 1। ठीक है, 3 और 5 तो भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या में स्वयं का भाग जाता है, और 1 ना तो भाज्य नहीं अभाज्य, तो इसके भाज्य गुणनखंड तो होंगे ही नहीं। ठीक है, 3, 5 के भाज्य गुणनखंड लिखे तो 3 का तो 3 ही है, 5 का 5 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं बना, क्योंकि मसब में हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ कोई जोड़ा नहीं बना, जब संख्याओं के कोई जोड़े नहीं बनते तो उनका मसब एक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंशों का मसब तो हमारे एक आ गया। ठीक है, अब हरों का हमें लसन निकालना, तो हरों का लसन ने भाग विधि से निकाला, तो लसा आ गया हमारा 280। तो हरों का लसा आ गया 280, तो हमारा आंसर आ गया 1 बटा में 280। क्या आ गया, 1 बटा में 280। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ए ऑप्शन है हमारे 1 बटा में 15। तो अंशों का मसब तो सही है, लेकिन हरों का लसा क्या हो गया, 15 कर दिया इन्होंने, तो बिल्कुल गलत हो गया। बी ऑप्शन है 15, तो ये भी हमारे गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है 1 बटा में 280, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन है 15 बटा में 140, तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा सी नंबर, 1 बटा में 280। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, एक ए और बी एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ का मतलब शुरू करते हैं, उनके कदमों की माप क्रमशः 72 सेमी, सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर। ठीक है, तथा 84 सेंटीमीटर है, वे न्यूनतम कितनी दूरी चले ताकि प्रत्येक के कदमों की संख्या एक समान हो। ठीक है, प्रश्न हमने पढ़ा। अब हमें पता लगाना है कि प्रश्न में लसा में निकालना है या मसा में निकालना है। तो हमने लसा कब, जब हमारे पास शाब्दिक प्रश्न हमारे पास आते हैं, तो उन प्रश्नों में ऐसे शब्द छुपे होते हैं जिनको देखकर हमें पहचानना होता है कि इनमें लसन निकालते हैं या मस। तो ये सब मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिया था कि कब शब्द, कौन से शब्द आएंगे जब हम लसन निकालेंगे, और कौन से शब्द आएंगे तब हम मस निकालेंगे। तो हम शब्द ढूंढते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर शब्द आया है न्यूनतम, क्या आया है, न्यूनतम। और न्यूनतम शब्द आता है तब हम क्या निकालते हैं, लसन निकालते हैं। जहां पर आए कम से कम, छोटी से छोटी, सबसे छोटी, न्यूनतम। ठीक है, न्यून से न्यून, घंटियों के सवाल, ट्रैफिक बत्तियों के सवाल,
एक साथ चलना, कदम बढ़ाना, ऐसे जब प्रश्न आते हैं हमारे शाब्दिक प्रश्न, तो उनमें इन शब्दों से पता चलता है कि यहाँ पर हमें लसर निकालना है। ठीक है, तो ये जो शब्द बताए मैंने वहां पर हम लसर निकालते, तो यहाँ पर आया है न्यूनतम। इसका वाला हमें पता तो चल गया है कि इस प्रश्न में हमें लसर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या है हमारे 72 सेंटीमीटर तथा 84 मीटर। तो हम जब इसका लसर निकालेंगे तो हमारा आंसर किसमें आएगा? सेंटीमीटर, क्योंकि इसका इकाइयां क्या थी? सेंटीमीटर में, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, लेकिन जब हमने ऑप्शन देखा तो हमारे सारे ऑप्शन किसमें है? मीटर में। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लसर निकाल लेंगे, लसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा, फिर उसको हम मीटर में बदल देंगे। ठीक है, तो हम हल करते हैं इसको। अब लसर निकालने की हमारे पास विधियां होती है, भाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और भाग विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भाग विधि से करेंगे, भाग विधि। और यहाँ पर हमें किस चीज का निकालना है ये भी मैं यहाँ पर लिख रही हूं, 72 तथा 84 का लसर पर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 का। तो देखते हैं क्या 2 का भाग जा रहा है क्या? तो देखते हैं 2 का जा रहा है क्या। तो इसमें देखो 84 में इकाई अंक 4 है और 72 में इकाई अंक 2 है, तो इसका मतलब 2 का भाग तो जा रहा है, क्योंकि 2 का भाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। इसका मतलब 72 और 84 में यहाँ पे 2 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। ठीक है, तो 2 का भाग 7 में लगाएंगे तो 2 3 6 शेषफल बच गए, एक आगे उतारे 2, 12 हो गए, 2 6 12। 2 का भाग 8 में लगाएंगे, 2 चौका 8, शेषफल बच गए 0, आगे उतारे 4, 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 दूनी 4। क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या? तो 42 में इकाई अंक 2 है और 36 में 6 है, तो इसका मतलब 2 का अभी भी जा रहा है। 2 का लगा देंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 8 16। ठीक है, 2 का लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 21 आ गया। अब देखिए अभी भी जा रहा है क्या? तो 18 में इकाई अंक 8 इसमें तो जाएगा, लेकिन 21 में इकाई अंक 1 आ गया तो इसमें तो नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा तो 21 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, 18 में देंगे 2 नाम 18। 21 में नहीं जा रहा, 21 को हम ऐसे ही लिख देंगे। क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या? तो 9 में तो नहीं जाता, 21 में तो पहले नहीं गया, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3। क्या 3 का जा रहा है क्या? तो 3 का नियम होता है कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला गया तो संख्या 3 से पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती है। तो यहाँ 9 में 3 का भाग तो जाता है, 3 क्या 9। 21 में देखते हैं तो अंकों को 2 और 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं, और 3 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 21 में भी जाएगा। तो 3 का भाग 3 3 9, 3 का भाग 21 में जाएगा, 3 7 21। अब 3 और जो 7 है हमारे दोनों भाज्य संख्या आ गए। तो मैंने आपको बताया था कि भाज्य संख्या में तो स्वयं का ही भाग जाता है, तो 3 में तो 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3 और 7 में जा 7 को ऐसे लिख देंगे और 7 में 7 का ही जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, अब भाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर कितना आया इनका लसर पर। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7। अब भाज्य गुणनखंड ये आए, अब इनको हम गुणा कर लेंगे। तो 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा किया तो 8 या 24, 24 को 3 से गुणा किया तो 24 72। ठीक है, और 72 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 7 दूनी 14 के 4 हासिल का 1, 7 7 49, 49 और 1 कितने हो जाएंगे? 50। ठीक है, 504 आ गया। आंसर किसमें आएंगे? सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि हमारी इकाई है सेंटीमीटर में थी, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, अब 504 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में तो कोई आंसर नहीं है, आंसर तो मीटर में, तो मीटर में बदल देंगे। तो मीटर में कैसे बदला जाता है? तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में लगा लेके जाएंगे, यानी छोटी इकाई से जब हम बड़ी में लेके जाते हैं तब हम भाग करते हैं। तो 504 में किसका भाग लगाएंगे? 100 का भाग लगा देंगे। तो 100 में 2 जीरो है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव लगा के भिन्न में आंसर नहीं दे रखे, दशमलव में दे रखे, तो हम दशमलव में आंसर ले आएंगे। तो 2 जीरो है, तो यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी 22 गिनकर, 22 या इकाई कह सकते हैं, इकाई से गिनकर। तो 1 और 2 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यानी 5.04 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीटर में दे रखा है इसलिए मीटर में बदल दिया, अगर सेंटीमीटर में होता तो बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब हमारे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो ए ऑप्शन है हमारे 6.30, यानी 6.30 का मतलब क्या हुआ? 6 मीटर और 30 सेंटीमीटर। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा आंसर है 2.70, इसका मतलब 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 3.54, यानी 3 मीटर और 54 सेंटीमीटर, ये भी हमारे गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है 5.04, जो हमारा बिल्कुल मिल रहा है, यानी 5 मीटर और 4 सेंटीमीटर, यानी 5 मीटर में 500, 4 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 504 हो गए, वापस सेंटीमीटर में बदल सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ मीटर में तो 5.04 मीटर, हमारा डी ऑप्शन आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 16, 20, 24 तथा 28 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 5, 9, 13, 17, 21 शेष बचता है। ठीक है, प्रश्न हमने पढ़ा। प्रश्न पढ़ने के बाद हमें पता लगाना है प्रश्न में कि हमें लसन निकालना है या मस निकालना है। तो यहाँ पर शब्द आया है एक छोटी से छोटी, तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर हमारे छोटी आ जाए, सबसे छोटी आ जाए, छोटी से छोटी आ जाए, सबसे छोटी आ जाए, कम से कम आ जाए, न्यून से न्यून आ जाए, न्यूनतम आ जाए, घंटियों के सवाल आ जाए, ट्रैफिक बत्तियों के सवाल आ जाए, तो वहां हम लसन निकालते हैं। इसका मतलब हमने वो शब्द पकड़ लिया जिससे हमें पता चल गया कि इस सवाल में लसन में निकालना है, क्योंकि यहाँ पर छोटी से छोटी आए है। अब लसन तो हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्रमशः ये शेष बचनी चाहिए। शेष का मतलब है कि अगर उसमें 12 का भाग लगाए तो 5 शेष बचे, 16 का भाग लगाए तो 9 बचे, 20 का भाग लगाए 13 बचे, 24 का भाग लगाए 17 बचे, 28 का भाग लगाए तो 21 बचे। यानी क्रमशः का मतलब होता है यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब हमारे जो पहले जब मैंने सवाल बताए थे तो उसमें एक ही शेष था कि प्रत्येक दशा में यही बचना चाहिए, 7 ही बचना चाहिए, 8 ही बचना चाहिए। तब तो हम क्या करते थे, लसन निकाल कर क्या करते थे, शेष को ही जोड़ देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग शेष बच रहे हैं, यानी हमारे 12 का भाग देते तो 5 शेष बचते हैं, 16 का भाग देते तो 9 शेष बचने चाहिए, 20 का भाग दे तो 13 बचने चाहिए, 24 का भाग दे तो 17 बचने चाहिए और 28 का भाग दे तो 21 बने, यानी अलग अलग शेष है। तो फिर इसका नियम चेंज हो जाएगा, यानी सवाल अलग होगा। लस तो हम निकालेंगे, लेकिन जो इसका शेषफल मतलब इनके जो अंतर आएंगे, इनका अंतर करेंगे कि इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, यानी उस अंतर को हम क्या कर लेंगे, जो हमारा लसा आएगा उसमें से ही घटा लेंगे। अगर हमारे यहाँ पर एक शेष आता है, यानी सभी का एक शेष, यानी प्रत्येक दशा में भाई 5 शेष बचने चाहिए, 3 शेष बचने चाहिए, कुछ भी जो आ जाए, तब हम क्या करते थे, लसन निकालकर शेषफल को लसम में जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग शेष बोल रहे हैं, तो फिर पहले हम इनका क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। तो देखिए 12 का भाग लगाने पर शेषफल बचने चाहिए 5, तो 12 में से 5 गए तो कितने बच गए, 7। और 16 का भाग लगाने पर 9 बचने चाहिए, तो 16 में से 9 गए तो कितने बच गए, 7। और 20 का भाग लगाने पर 13 बचने चाहिए, तो 20 में से 13 गए तो कितने बच गए, 7। और 24 का भाग लगाने पर 21 बचने चाहिए, 24 का भाग लगाने पर 17 बचने चाहिए, तो कितने बच गए, शेषफल 7। 24 में 17 गए तो 7। और 28 का भाग लगाने पर 21 शेषफल बचने चाहिए, तो 28 में से 21 गए तो 7। यानी सभी का जो अंतर किया हमने, यानी संख्या का उनके शेष का जब अंतर किया तो अंतर आ रहा है हमारे 7, 7, 7, सभी में समान आया है। तो अब हम क्या करेंगे, लस तो निकालेंगे, लेकिन लसन निकालकर जो अंतर आया है उसको उसमें से लसन में से घटा देंगे। ठीक है, अब हम लसन निकालते हैं और लसन निकालेंगे हम 12, 16, 20, 24 और 28 का लसन यहाँ पर निकालते हैं, और लसन हम भाग विधि से यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे 12, 16, 20, 24 और 28। ठीक है, तो सबसे पहले देंगे हम किसका भाग, 2 का, क्योंकि 2 हमारी सब छोटी भाज्य संख्या है। तो देखते हैं इनमें 2 का भाग जा रहा है क्या, तो 28 में का 8 इसमें जाएगा, इसमें 4 जाएगा, इसमें 0 जाएगा, इसमें 6 जाएगा, इसमें 2 जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया 2 का भाजकता का नियम की इकाई का 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो संख्या 2 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। तो 2 का भाग लगाए, 2 का भाग 12 में 2 छकी 12, 16 में 2 8 16, 20 में 2 एकम 2, 0 बार यह भाग टूट की 0, 24 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 28 में 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक है, क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या, तो 14 में इकाई अंक 4 इसमें जाएगा, 12 में इकाई अंक 2 इसमें भी जाएगा, 10 में इकाई अंक 0 इसमें भी जाएगा, 8 में 2 का भाग जाता है 4 बार, 2 का भाग 6 में भी जाता है 3 बार। ठीक है, तो 2 का लगा देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। ठीक है, क्या अभी भी 2 का जा रहा है क्या, तो 7 अभाज्य संख्या है, 7 में 7 का ही जाएगा, 6 में जा रहा है 2 3 6, 5 अभाज्य संख्या है तो 5 में 5 का ही जाएगा, 4 में जा रहा है 2 बार, 2 4 में देंगे, 3 अभाज्य संख्या 3 में 3 का ही जाएगा, यानी अभाज्य संख्याओं में तो सेम का ही भाग जाता है। ठीक है, जिसमें जा रहा है इसको लिख देंगे, जिसमें नहीं जा रहा है उसको ऐसे ही रख देंगे। तो 3 में जा रहा है 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे, 4 में जा रहा है 2 दूनी 4, 5 में जा रहा है 5 को ऐसे लिख देंगे, 6 में जा रहा है 2 3 6, 7 में जा रहा है 7 को हम ऐसे ही लिख देंगे। क्या अभी भी 2 का जा रहा है कि, तो केवल 2 में जा रहा है, और तो सभी हमारी अभाज्य संख्या आ गई 3 5 3 7, तो इनमें तो सेम का ही भाग जाएगा। तो 2 का भाग केवल 2 में ही जा रहा है, 2 एकम 2, 5 में जा रहा है ऐसे लिख देंगे, 3 में जा रहा है 3 को भी लिख देंगे, 7 में जा रहा है 7 को भी लिख देंगे।
2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आती है, तो 3 का भाग दोनों तीनों में जा रहा है, दो बार 3 है, उनमें जा रहा है 3 एकम 3, 1 5 में जा रहा है 5 को ऐसे लिख देंगे, 3 एकम 3, 7 में जा रहा है 7 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है हमारी? 5। ठीक है, तो 5 का जाएगा। ठीक है, तो 1 1 1 5 एकम 5, 1 और 7 के 7 जाएंगे, 7 में 7 का ही जाएगा, तो 1 1 1 1 7 एकम 7। और ये प्रक्रिया कब तक करते हैं हम? भाग की, जब तक कि यहाँ पर भागफल में 1 1 ना जाए। ठीक है, भाग की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। हम निकाल लेते हैं कि इनका लसा क्या है। ठीक है, तो लसा है हमारे, उसके बाद गुणनखंड आए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7। अब इनको क्या कर लेंगे? हम गुणा कर लेंगे। देख लेते हैं 2 कितनी बार आए इसमें, 1 2 3 4 बार आए। हमने 1 2 3 बार लिखे, यानी या गलत हो सकता था, इसलिए आप एक बार गिन लिया करो कि कितनी बार हमारे 2 आए। ठीक है, तो 4 बार आए हमारे 2। ठीक है, 4 बार 2 आए और 1 बार 3 आए, 5 भी 1 बार आए, 7 भी 1 बार आए। ठीक है, अब गुणा करते हैं, तो 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुणा किया 8 दूनी 16, 16 को 3 से गुणा किया तो 16 3 48, 48 को 5 से गुणा किया तो गुणा कर देख लेंगे, 5 चौटा 40 की 0 80 के 4, 5 चौक 20 4 24, कितने आ गए? 240, 48 पंजे 240, 240 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 को 0 से गुणा किया तो 0, 7 को 4 से गुणा किया 7 चौक 28 के 8 80 के 2, और 7 को 2 से गुणा किया 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ी तो कितने हो गए? 16। ठीक है, 1480 आ गए। इनका लसा तो क्या आ गया हमारे? 1480। ठीक है, 12 16 20 24 तथा 28 जो संख्या थी उनका लसा तो हमारे 1480 आ गया। ठीक है, लेकिन हमारे इनका शेष ये बचने के लिए बोल रहा था 5 9 13 17 21 बचना चाहिए था, तो उनका हमने जब अंतर किया तो सभी का अंतर क्या आया? 7 आ गया। तो 7 हम 1680 में से 7 को घटा लेंगे, तो 1680 में 7 गए तो कितने बच जाएंगे? 1673, यानी 1480 में से 7 गए तो 1473 बच जाएंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब एक, क्योंकि देखो 1480 तो एक ऐसी संख्या है छोटी छोटी जिनमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाए, क्योंकि लसम ने पढ़ा था, लसा क्या होता है? लसम एक ऐसी छोटी छोटी संख्या होती है जिनमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है। तो यहाँ पर 1480 जो आया है, 1480 में 12 16 20 24 28 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे शेष बचने चाहिए 5 9 13 17 21। ठीक है, अलग अलग शेष बचने चाहिए, तो यहाँ पर शेष बचने चाहिए, और जो उन शेष का अंतर क्या है? जब हमने घटाया संख्या में से तो अंतर आया 7, तो 7 को घटा दिया तो हमारे आए 1673। अब 1673 एक ऐसी संख्या आई है जब 12 का भाग 1673 में लगाएंगे तो 5 शेष बचेंगे, और 16 का भाग लगाएंगे तो इसमें तो 9 बचेंगे, 20 का भाग लगाएंगे तो 13 बचेंगे, 24 का भाग लगाएंगे तो 17 बचेंगे, 28 का भाग लगाएंगे तो 21 बच जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1673। अब ऑप्शन पे चलते हैं, तो ए ऑप्शन है हमारे 1673 तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन है 1685 बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन है 2045 तो ये भी गलत है, डी ऑप्शन है 1720 या 1720 ये भी हमारा गलत है हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 1673, यानी 1473। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है हमारा, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 109 146 तथा 219 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 तथा 3 शेष बचे। ठीक है, प्रश्न हमने पढ़ा। अब प्रश्न में हमें जानना है कि हमें इसमें लस निकालना है या मस निकालना है। तो मस निकालना है, लस निकालना है, तो हम शब्द देखेंगे कौन सा शब्द आया है। तो यहाँ पर आया वो बड़ी से बड़ी, क्या आ गया? बड़ी से बड़ी। तो मैंने आपको लिखाया था कि जहां पर हमें मिल जाए सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी, या अधिक से अधिक, अधिकतम, लंबी से लंबी, सबसे लंबी, ऐसे प्रश्नों में हम क्या निकालते हैं? मस निकालते हैं। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इस प्रश्न में क्या निकालना है? हमें मस निकालना है। अब मस निकालना है 109 146 219, लेकिन भाग देने पर क्रमश से क्या बचनी चाहिए? 1 2 3 भी बचनी चाहिए। तो मस में क्या होता है? जो हमारे शेष बचते हैं उनको हम पहले ही घटा लेते हैं संख्या में से, और जो नई संख्या में प्राप्त होती है उनका हम मस यहाँ पर निकालते हैं। ये आपको मैंने पहले भी समझा दिया था। ठीक है, तो हमारी संख्या है 109, ठीक है, 146 219। ठीक है, क्रमशः का मतलब है पहले में से पहला, दूसरी में से दूसरा नंबर का, तीसरे में से तीसरे नंबर का हमें घटाना है। ठीक है, तो 109 में से तो 1 घटाएंगे, और 146 में से 2 घटाएंगे, और 219 में से 3 को घटा देंगे। तो हमारी नई संख्या आई है 109 में से 1 गया तो 108,
146 में 2 गए तो 144 और 219 में 3 गए तो 216। ये हमारी 3 नई संख्या हमें प्राप्त हो गई है। अब पहले वाली संख्या का हमें मसन नहीं निकालना है, जो हमने शेष घटाए थे, शेष घटाने के बाद जो प्राप्त हुई थी हमें नई संख्या, उनका ही हम मस यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अब मसा कौन सी विधि से निकालेंगे, तो यहाँ पर हम इसको भाग विधि से निकाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, भाग विधि से निकाल रहे हैं। 108, 144, 216 का मस। ठीक है, भाग विधि में कैसे करते हैं, सबसे छोटी संख्या का भाग उससे बड़ी वाली में देते हैं, और बड़ी में देकर जो लास्ट भाजक होता है उसका भाग हम आखिरी वाली यानी तीसरी जो संख्या है उसमें दे देते हैं। तो 108, 144 और 216, इसमें सबसे छोटी संख्या 108 है, फिर 144, यानी पहले इन दोनों का भाग लगाएंगे और इनका जो लास्ट भाजक आएगा उसका भाग हम 216 में लगा देंगे। ठीक है, तो 108 का भाग हम 144 में लगा देंगे। ठीक है, तो 108 का भाग 144 कितनी बार जाएगा, एक बार, और 2 बार में तो ज्यादा आ जाएंगे, तो एक बार में जाएगा 108 एकम 108, घटाएंगे 4 में से 8 जाते, 1 2 ले 14, 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ रह गए कितने 3, 3 में से 0 गए 3, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, अब 36 का भाग किसमें, अब जो 36 हमारे शेष और बचा था वो तो क्या बन गया हमारे भाजक, और जो भाजक 108 था वो क्या बन जाएगा हमारा भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब 36 का भाग 108 में लगाएंगे, तो 36 का भाग हम 108 में लगाए तो 1 में नहीं जाएगा, 0 लेंगे तो 10 में नहीं जाएगा, और 8 लेंगे तो 108 में चला जाएगा। ठीक है, तो 36 का हम पारा लिख लेते हैं, अगर पारा नहीं आता 36 से कम 36 होंगे, और 36 दूनी कितने होंगे, 2 6 12 के 2 हासिल खाए, 2 3 6 1 7, 36 दूनी 72 हो गए, और 36 तिया कितने होते हैं, 3 से गुना कर लेंगे, 3 6 18 8 हासिल खाए, 3 3 9 और 1 10, तो 36 तिया 108 हो गए, जा रहा है 3 बार। ठीक है, पारा आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप गुणा करके भी कर सकते हो, तो 36 तिया 108, 3 बार में हमारे 108 आ गए, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, अब कब तक करते हैं हम, जब तक कि शेषफल में 0 0 नहीं आते, शेषफल में 0 0 आ गया, इसका मतलब इन दोनों का भाग तो कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट भाजक जो क्या था हमारा 36 था, अब उस 36 का भाग किसमें लगा देंगे हम, 216 में लगा देंगे। ठीक है, 36 का भाग किसमें लगा देंगे, 216 में। ठीक है, तो 36 का भाग 2 में नहीं जाएगा, एक लेंगे 21 हो गया, 21 में नहीं जाएगा, 6 लेंगे 216 में चला जाएगा, तो 36 का भाग देंगे इसमें, तो 36 एकम 36 हुआ था, 36 दूनी 72, 36 108 हो गया, 36 चौक कितने होते हैं तो गुणा कर लेंगे, 36 चौक तो 4 छंग 24 की 4 80 के 2, 4 3 12 2 14, 36 चौक कितने हो गए 144, 36 को 5 से गुणा करेंगे, तो अभी तो छोटे आ रहे हैं ना 144, तो 5 से करेंगे तो 5 छंग 30 की 0 80 के 3, 5 3 15, 15 3 18, यानी 36 पंजे कितने हो गए 180, ये भी छोटे हैं, तो 36 को किससे करेंगे 6 से, तो 6 चक्के 36 के 6 हासिल के 3, 36 18, 18 3 कितने हो गए 21, यानी 6 बार में हमारे 216 आ गए। 36 की कितने होते हैं 216, तो 6 बार में हमारे पूरे पूरे आ गए 216, यानी पूरी बार भाग चला गया, तो 6 में 6 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, तो 0 0 कब आया, जब लास्ट भाजक हमारा 36 था, तो 36 ही क्या हो जाएगा हमारा इनका मसर हो जाएगा, 36 क्या हो जाएगा हमारा इनका मसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 36। ठीक है, ऑप्शन पे चलते हैं, तो ए ऑप्शन है हमारा 12 जो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन है 24 वो भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन है 36 वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, और डी ऑप्शन है 72 वो भी हमारा गलत है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 3 बटा में 5 कोमा 4 बटा में 12 कोमा 5 बटा में 6 का लसप क्या होगा। पहले प्रश्न किया था हमने मसप, अब आया है लसप। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे भिन्ने दे रखी 3 बटा 5, 4 बटा 12 और 5 बटा 6, इनका हमें क्या निकालना है लसप निकालना है। ठीक है, तो भिन्नों का लसप कैसे निकाला जाता है, तो उसका सूत्र होता है भिन्नों का लस का मतलब लघुत्तम सामर्थ्य, तो कैसे निकाला जाता है, तो अंशों का लसप बटा में हरों का मसप, अंशों का तो लसन निकाला जाता है, हरों का मसप, मसप भिन्नों का मसप में क्या होता है, अंशों का तो मसप निकाला जाता है, हरों का लसन निकाला जाता है। ठीक है, दोनों जो सूत्र है एक जैसे ही है। ठीक है, लसप पूछे तो अंशों का लसन निकालना है, हरों का मसन निकालना है, मसप पूछे तो अंशों का मसन निकालना है, हरों का लसन निकालना है। तो यहाँ में हमें लसप निकालना है, तो अंशों का तो हम लसप निकालेंगे, हरों का हम मसप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है भिन्ने 3 बटा 5, 4 बटा 12, 5 बटा 6, तो इनके जो अंश है वो कौन कौन से है, 3 है, 4 है, 5 है, इनका हम क्या निकालेंगे लसप। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 3 4 5 का लसप,
पर निकालेंगे। ठीक है, तो हम भाग विधि से निकालते हैं 3, 4, 5 का, तो 3, 4 और 5 का हम लसन निकालेंगे। तो 2 का भाग देंगे, जा रहा है 3 में नहीं जाता, 5 में जाता, 2 में तो जा रहा है, 2 में तो सॉरी 4 में तो जा रहा है, 4 में देंगे। तो 2 का भाग 3 जा, 3 को ऐसे लिख देंगे, 4 में जा रहा है, 2 दूनी 4, 5 नहीं जा रहा, 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 का देंगे तो 3, 5, तो देखो हमारे अभाज्य संख्या है, पहले पता लगा लेना है, अभाज्य संख्या में तो सेम का ही भाग जाता है। ठीक है, अब 2 में जाएगा, 2 का भाग 3 में जा रहा, 3 को ऐसे लिख देंगे, 2 का भाग 2 में जा रहा है, एक बार 2 एकम 2, 5 में जा रहा, 5 को ऐसे लिख देंगे। अब 3 में 3 का जाएगा तो 3 एकम 3, 1 और 5 को लिख देंगे ऐसे, 5 में 5 का जाएगा 1, 1, 5 एकम 5। तो 3, 4 और 5 का लस हमारे क्या है, तो इसके बाद जो गुणनखंड है उनको गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, यानी अंश जो थे हमारे 3, 4, 5, तो उनका लसा आया हमारे 60। तो 3, 4, 5 का लसा आ गया हमारे 60। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अंशों का लसा तो आ गया हमारे 60 बटा में। अब हमें क्या करना है, हरों का मस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, हरों का मस निकालना है। तो हरों का मस, ठीक है, तो यहाँ पर हर कौन कौन से हमारे 5, 12 और 6, 5, 12 और 6। तो 5, 12, 6 का हम मस निकालेंगे, और मस हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाग विधि से इसको निकाल लेते हैं, भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि में कैसे किया जाता है, सबसे छोटे का भाग उससे बड़ी वाली संख्या में देते हैं, और फिर दोनों का जो लास्ट का भाजक आता है उसका भाग हम अगली वाली जो हमारी संख्या है उसमें लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 5 है और उससे बड़ी 6 है, तो 5 का भाग पहले 6 में लगाएंगे। तो 5 का भाग हम 6 में लगाते हैं, तो 5 एकम 5 कितनी बार गया, 5 बार, 5 बार में आ गए 5, तो सॉरी कितनी बार गया, एक बार गया, 5 एकम 5, तो 5 आ गए, 6 में से 5 गए तो 1। ठीक है, अब एक हमारे क्या है, शेषफल आ गए, तो शेषफल तो हमारा क्या बन जाएगा, भाजक, और जो 5 था हमारा भाजक वो बन जाएगा भाज्य। अब 1 का भाग 5 में लगाए तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 1 पंजे 5। ठीक है, तो कितने बच गए, शेषफल 0। ठीक है, तो लास्ट भाजक 0 कब आया था हमारे, जब लास्ट भाजक 1 था। ठीक है, 1 आ गया, अब 1 का भाग किसमें लगाना है, हमें 12 में लगाना है। ठीक है, अगली वाली जो हमारी संख्या 25 में लगाना है। तो 1 हमारा लास्ट भाजक था जब हमारे 0, 0 आया था, तो 1 का भाग 12 में लगाए, तो 1 का भाग पहले 1 में लगाए, तो 1 एकम 1, कितने बच गए, 0, आगे उतारे 2, 1 का भाग 2 में कितनी बार गया, 2 बार, 1 दूनी 2, कितने शेषफल बच गए, 0। तो हमारा क्या आया, शेषफल 0 आ गया। शेषफल कब आया, जब हमारा भाजक क्या था, लास्ट 1 था। ठीक है, इसका मतलब इनका जो मस है वो क्या आ गया, हमारे 1 आ गया, यानी 5, 12 और 16 का मस क्या आ गया, 1 आ गया। तो हरों का मस बोले तो क्या आ गया, हमारे 1 आ गया, यानी हमारा आंसर आ गया 60 बटा में 1। और 60 बटा में 1 को हम क्या ले सकते हैं, 60 में, क्योंकि 1 का भाग जब हम 60 में लगाएंगे तो 60 जाएगा, यानी किसी भी संख्या में अगर हमें 1 का भाग लगाते हैं तो वही संख्या में प्राप्त होती है। ठीक है, तो 60 हमारा आंसर आ गया। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, तो ए ऑप्शन है हमारे 60 जो बिल्कुल है सही है, बी ऑप्शन है 1 बटा में 60 जो गलत हो जाएगा, और सी ऑप्शन है 1 बटा में 360 ये भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन है 360 ये भी हमारे गलत हो जाएगा। अगर आप गलत विधि से करोगे तो हमारे और भी आंसर और भी ऑप्शन हमारे मिल सकते हैं। तो आपको सही लिखना है, एंड जब लसा पूछे भिन्नों का तो अंशों का लसर हरों का मसर निकालना है, और भिन्नों का मसर यहाँ पूछे तो अंशों का मसर बटा में हरों का लसा आपको निकालना है। तो यहाँ में लसर पूछा था तो हमने अंशों का लसर निकाला, तो वो हमारे आए 60, और हमने उसको भाग विधि से किया था। और हरों का मसर में यहाँ निकालना तो हर थे हमारे 5, 12, 16, उसको हमने भाग विधि से किया तो हमारा मसा आया 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो हमारा आंसर आया 60 बटा में 1। 60 बटा 1 का मतलब होता है 60, तो हमारा 60 आंसर इसका आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतर पर बजती है, अंतर मतलब अंतराल, गैप में बजती है। यदि वे 12 बजे एक साथ बजती है तो कितने समय बाद फिर वह पुनः एक साथ बजेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए घंटियों के सवाल। तो मैंने आपको लिखाया था कि जहां पर घंटियों के सवाल हमसे पूछे जाते हैं वहां हम लसर पर निकालते हैं। इसका मतलब हमें समझ में आ गया है कि इस प्रश्न में लसर में निकालना है, और निकालने के बाद हमें बताना है कि जो लसा आएगा यानी वो कितने समय, यानी वही हमारा आंसर है। तो कितने समय बाद वो बजेगी, यानी समय नहीं पूछा कि कितने बजे बजेगी, बोला है कितने समय बाद फिर वो दोबारा बजेगी, यानी कितने समय बाद फिर पुनः वो एक साथ बजेगी, ये हमें बताना है। तो हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लसर निकालेंगे भाग विधि से। तो यहाँ हम लसर निकालते हैं, हमारे पास संख्या है 6, 8, 12 और 18, और अंतर आ रहा है हमारा, इनके किसके अंतर में बज रही है, सेकेंडों में बज रही है।
ठीक है, सेकंडों बजरी, तो हमारा आंसर भी सेकंड में आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको लसा तो हम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, 2 है। तो 2 का भाग देखते हैं, जा रहा है क्या, तो 6 में तो जाएगा, 8 में भी जाता है, 12 में इकाई का अंक 2 है तो इसमें भी जाएगा, और 18 में 2 का इकाई का अंक 8 है तो इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो 2 का भाग 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्की 12, 2 नाम 18। क्या अभी भी 2 का जा रहा है, तो 3 अभाज्य संख्या, 3 में 3 का जाएगा, 4 में जाता है, 6 में भी जाता है, 9 में नहीं जाता, तो 9 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, 3 जा 3 ऐसे लिख दिए, 2 दूनी 4, 6 में जाता है, 2 3 6, 9 में नहीं जा रहा, 9 को ऐसे लिख देंगे। क्या अभी भी 2 का जा रहा है, तो 3 3 तो अभाज्य संख्या है, 3 में 3 का जाएगा, 9 में भी 3 का जाता है, 2 में देंगे, 2 में जा रहा है, तो 3 ऐसे लिख देंगे, 2 एकम 2, 3 और 9 के 9। अब 3 का जा रहा है तीनों में, तो 3 एकम 3 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, 3 बच गए, 3 में 3 का जाएगा, 1 1 1 1, 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारा लसा आ गया इसका, तो इनके अभाज्य गुणनखंड को गुणा कर लेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3। ठीक है, 2 हमारे आए 3 बार और 3 आए 2 बार। ठीक है, गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया क्या है 24, और 24 थी कितनी हो गए 72। ठीक है, 72 हमारा आंसर आया, वो भी किसमें, सेकंड आ रही थी यहाँ पे, तो आंसर भी हमारा आ गया सेकंड में, 72 सेकंड आंसर आ गया। अब हमारे ऑप्शन पे चलते हैं, तो देखिए ए ऑप्शन है 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट तो आया नहीं, यहाँ पर 72 मिनट भी नहीं आया, यहाँ पर 1 मिनट 12 सेकंड आए, तो हमारा आंसर तो क्या है सेकंडों में, और यहाँ घंटे मिनट में आया है। ठीक है, तो आप एक बार में तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा आंसर सेकंड में आया, लेकिन यहाँ सेकंड में आंसर कहीं नहीं बोला, हमने किया सही था हमारा बिल्कुल। ठीक है, इकाई भी देखना, ऐसे नहीं कि देखते 72 आ गया, हाँ 72 बी ऑप्शन लगा दिए, लेकिन ये 72 तो मिनट है भैया, यहाँ सेकंड नहीं है, तो हमारा आंसर तो सेकंड में आया था, तो इतनी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। तो 72 सेकंड आए, तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन हमें मिनट और सेकंड में दे रखे, तो हम सेकंड को मिनटों में भी तो बदल सकते हैं। तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हमारे पास 72 सेकंड है, 72 सेकंड है, तो 60 सेकंड इसके जब घटा देंगे तो 60 सेकंड का तो 1 मिनट बन जाएगा। तो 1 मिनट और 72 में जब 60 सेकंड अब घटा देंगे तो कितने मिनट, कितने सेकंड बच जाएंगे, 12 सेकंड। तो 1 मिनट और 12 सेकंड, यानी इसको हम 72 सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मिनट और 12 सेकंड भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 72 में 60 गए तो 1 मिनट बच गया, और कितने बच गए शेष 12 और 12 सेकंड हो गए, तो 1 मिनट और 12 सेकंड जब वापस जोड़ो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 में 12 जोड़े तो 72 हो जाते हैं ना वापस। तो ये इसका आंसर अब मिनट और सेकंड में लिखा है, तो क्या आया 1 मिनट और 12 सेकंड, और हमारे सी ऑप्शन में 1 मिनट 12 सेकंड भी मिल रहे हैं। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, आप सोचो कि इकाई गलत लग गई, हमसे गलत हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इकाइयां भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक नियम में भी आपको मैंने बताया था कि इकाई हमारी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इकाइयों का हमें विशेषकर ध्यान होना, तो क्योंकि हमारा आंसर भी सही हो जाता है, और आंसर सही होने के बाद हमसे ऑप्शन गलत लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दबाजी में आपको 72 नहीं लगाना, 72 देखते हुए हाँ आंसर आ गया, पीछे का आपने देखी नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। इसलिए मैंने आपको इस तरीके से आपको बताया है कि डायरेक्ट आंसर करके आप ऑप्शन पे मत जाओ। ठीक है, कि आप जब ऑप्शन में जाओगे तो आप देखो 72 आया, 72 पीछे नहीं देख रहे, तो पीछे भी आपको देखना है कि हमारे तो 72 सेकंड में आया, या तो मिनट में, इसका मतलब हमें ऑप्शन तो मिल रहा ही नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ ऑप्शन मिनट सेकंड में भी कर रखे, घंटे मिनट, तो घंटे मिनट तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे आंसर तो सेकंडों में है, तो सेकंडों को सेकंड हमारे 60 सेकंड में 1 मिनट बन जाते हैं, तो इसका मतलब मिनट और सेकंड में हमारा आंसर आ सकता है। तो हमने जब इसको बदला, चेंज किया, तो हमारा 72 सेकंड क्या बन गया, 1 मिनट और 12 सेकंड बन गया। इसलिए ए ऑप्शन 1 मिनट आया, वो हमारे गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारे 72 मिनट है, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि संख्या तो है लेकिन पीछे इकाई गलत लग रही है। ठीक है, सी ऑप्शन 1 मिनट और 12 सेकंड वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और डी ऑप्शन है 1 घंटे और 12 मिनट, ये भी हमारे गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 मिनट 12 सेकंड के बाद में फिर वो दोबारा घंटियां एक साथ बजेगी। ठीक है, तो अब ये 10 सवाल मैंने आपको, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए। आपको आई होप आपको ये सारे जो प्रश्न है वो समझ में आए होंगे, साथ ही इसके संबंधी जो भी वीडियो थे लसप और मसप से संबंधित वो भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आए हैं तो कुछ प्रश्न आपको दे रही हूँ, उसके जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, प्रश्न है हमारे, पहला प्रश्न है 2 लगातार सम संख्याओं का मसप क्या होगा। ऑप्शन ए में 1, बी में 3, सी में 2 और डी में 4। दूसरा प्रश्न है 2 अभाज्य संख्याओं का मसप क्या होता है या क्या होगा। तो ए ऑप्शन है 3, बी है 1 और सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 2।
तीसरा प्रश्न है, दो लगातार विषम संख्याओं का मसक क्या होता है? ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 4। चौथा प्रश्न है कि दो अभाज्य संख्याओं का लसक होता है। ए ऑप्शन है उनका योग होता है, बी है कि उनका अंतर होता है, सी है कि उनका गुणनफल होता है और डी है कि उनका भागफल होता है। ये 4 प्रश्न आपको दिए हैं। अब आपको इनके जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यानी जैसे ए पहले प्रश्न का जवाब आपको बी आता है, सी आता है, तो 1 नंबर लिखकर आपको बी सी जो भी है वो लिखना है। 2 नंबर लिखकर उसमें ए बी सी जो भी ऑप्शन आता है वो लिखना है। 3 नंबर लिखकर जो भी ऑप्शन आता है वो लिखना है। 4 नंबर लिखकर वो भी आपको ए बी सी जो भी आता है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।